10 अगस्त 2017 हिमाचल बद्दी। पश्चिम एक्सप्रेस कालका स्टेशन तक मेरे साथ रहा। कालका से मैंने बद्दी हिमाचल प्रदेश के लिए बस पकड़ी। हिमाचल और उसकी वादियों की जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। यहाँ का मौसम अपने आप में अनोखा है। यह प्रदेश हमारे प्रदेश से बिल्कुल ही अलग था। हल्की बूंदों से हिमाचल ने मेरा स्वागत किया। मैं पहली बार इन खूबसूरत और महकदार हवाओं को महसूस कर रहा था। अभी तक मैंने वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को लोगों से सुना था, पर आज मैं उसे महसूस कर सकता था। काव्या ने रहने के लिए एक अच्छी जगह चुनी थी। बड़े बड़े पहाड़ और उनमें बने घुमावदार रास्ते जो अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं थे। लोग ऐसी जगहों पर अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं, पर मुझे तो इन वादियों में सबसे पहले काव्या को ढूंढना था। उससे मैं क्या बोलूँगा? क्या होगा अगर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया? पर हम 2 साल बाद ही तो मिल रहे हैं। मेरे चेहरे में अब थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले मैं एक सीधा साधा भोला बच्चा दिखता था और अब मेरी दाढ़ी आ गई है। करीब 40 मिनट की बस यात्रा के बाद मैं बद्दी के बस स्टैंड पर पहुंच गया। मैंने बद्दी में आने वाले लोगों के लिए वहां के मंत्री का स्वागत बोर्ड देखा। मैं काव्या के काफी करीब आ चुका था। अगले कुछ घंटों में मैं शायद उसे देख सकूंगा। सैलजा प्लाजा, सेक्टर 2। मैंने ऑटो वालों से पूछा। जी सर, जाएंगे, उसने कहा। मैंने उससे कोई मोल भाव नहीं किया। मेरे पास अभी भी 800 रुपये बचे थे। कुछ मिनटों में ऑटो वाले ने मुझे सैलजा प्लाजा के गेट पर उतार दिया। मैंने अपना सर ऊपर किया। ये 6 मंजिल की एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें अधिकतर कंपनी के ऑफिस थे। मुझे उसके चौथे माले तक जाना था। अब काव्या मुझसे कुछ मिनट की दूरी पर थी। मैंने लिफ्ट के बटन को दबाया, पर मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहता था। मैं सोचने लगा कि इतने दिनों बाद मैं काव्या से क्या बोलूँगा। मैंने सीढ़ियों से ऊपर जाना सही समझा। इतना समय मुझे सोचने के लिए काफ़ी था। मैं अपने सारे सवालों को एकत्रित करने लगा जो मुझे उससे मिलकर पूछने थे। अब मैं उसके ऑफिस के सामने था। मेरे पैर आगे बढ़ने से संकोच करने लगे। एक तरफ मैं खुश था एक तरफ मैं खुश था कि मैं काव्या से कुछ पल में मिलने वाला हूँ, और दूसरी तरफ मुझे आशी से अलग होने का दुख था। जी, किससे मिलना है? रिसेप्शन पर बैठे एक वयस्क आदमी ने पूछा। पहली बार मैंने किसी पुरुष को रिसेप्शन पर बैठा देखा। जी जी, काव्या। नहीं, काव्या मैम। मैंने खुद को सुधारा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अपॉइंटमेंट है? जी, वो तो नहीं है, पर वो मुझे जानती है। एक बार आप उनसे बात करिए, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा। नाम क्या है? उसने अपना रजिस्टर उठाया। अनंत, अनंत श्रीवास्तव। उसने मेरा नाम अपने रजिस्टर में दर्ज किया और फ़ोन कर किसी से बातें करने लगा। मैंने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई। लोग अपने काम में बिजी थे। वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगे हुए थे। उन्हें एक दूसरे को देखने भर की फुर्सत नहीं थी। पर मेरी नज़र उस केबिन की तरफ थी जिस पर जनरल मैनेजर का बोर्ड लगा हुआ था। 2 मिनट बाद आप मिल सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मैंने राहत की सांस ली। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। इतने समय बाद आखिरकार मैं काव्या से मिलने वाला था। मैं वहीं पड़ी एक गद्देदार चेयर पर बैठ गया और अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लिया। मैं हंसने लगा। मैं खुश था। मैं उसके लिए शायरी याद करने लगा। मुझे इस वक्त कोई शायरी याद नहीं आ रही थी। गार्ड ने मुझे अंदर जाने को कहा। मैंने उससे हाथ मिलाया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगा। अगले पल मैं काव्या से मिलने वाला था। मैंने अपने बाल को सही करते हुए ऊपर उठाया, जैसा उसने मुझे सिखाया था, बालों को स्पाइकी रखने का। मैंने केबिन का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला।
वो मुझे दिख गई, वही छोटे बाल। उसकी खूबसूरती ने हसीन फिजाओं का रंग ले लिया था। उसने वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लेजर पहना हुआ था। वो मेरे सामने थी, करीब 2 साल 7 महीने 10 दिन के बाद। दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे सारे सवालों शिकायतों ने खुदकुशी कर ली। तो अब काव्या मेरे सामने थी, एज अ जनरल मैनेजर। मे आई कम इन मैम? मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने मेरी ओर देखा, मानो वो कई सालों से मेरे इंतजार में बैठी हो। उसने अपनी रोलिंग चेयर को कुछ पल के लिए पीछे घुमा लिया। कुछ सेकंड के बाद उसने मुझसे निगाह मिलाई। मैं बिना परमिशन लिए अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे गले लगाना चाहता था, पर शायद ये कुछ ज्यादा हो जाता। मैं उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और जोर जोर से हंसते हुए अपनी रोलिंग चेयर को घुमाने लगा। वो मुझे देखे जा रही थी। कई चक्कर घूमने के बाद मैं वापस उसकी तरफ रुका। मैंने एक गहरी सांस ली। कैसे हो? उसने अपना मुंह खोला। तुम तो ईद का चांद ही हो गई। वो तो फिर भी साल में एक बार दिख जाता। वो हंसने लगी। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? रूठा तो मुझसे सारा जमाना था, पर आपने तो रूठ के गजब ही कर दिया। मैंने उसकी बात काटते हुए शायरी मारी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरसों बाद मैं उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए और उसके गाल उसके हाथों में थे। वो मुझे देखे जा रही थी। काव्या घोष, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैंने उसका नेम प्लेट पढ़ते हुए कहा। तुम्हारी सीनियर हूँ, कॉल मी मैम। ओके हिटलर मैम। वो फिर हंस पड़ी। उसने अपने प्यून को आवाज लगाई। प्यून भागता हुआ अंदर आया। उसने उसे कुछ फाइलें पकड़ाई और वहां से उठ गई। आओ, उसने बाहर निकलते हुए कहा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। लोगों ने पहली बार स्क्रीन से नजरें हटाई। वो हमें देखने लगे। शायद इसका कारण मेरा इतना खुश दिखना था। हम बिल्डिंग से नीचे उतरे। उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। ग्रे रेनॉल्ट डस्टर, ये मेरी फेवरेट कार थी। अंदर बैठो। मैं उसकी आज्ञा का पालन किए जा रहा था। भैया पिंजौर चलो, उसने ड्राइवर से बोला। तुम अभी भी अपने कपड़े ठीक से नहीं धुलते क्या? उसने कहा। मैं उसे अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहता था। मैंने एक छोटी मुस्कान बिखेरी। ड्राइवर ने हमें एक फार्म हाउस तक पहुंचाया। ये एक आलीशान जगह थी, सबसे अलग, पेड़ पौधे के बीच, जहाँ पूरी शांति और प्रकृति का बसेरा था। मैं हमेशा से ऐसी जगहों पर रहना चाहता था। हम कमरे में दाखिल हुए। वहाँ एक बूढ़ी दादी थी। अरे, आज तुम बहुत जल्दी आ गई, दादी जी ने काव्य को देखते ही कहा। काव्य ने उन्हें गले लगाया। हाँ दादी, देखो तो आज मैं किसे लेकर आई हूँ। दादी जी अपना चश्मा सही करते हुए मुझे देखने लगी। दादी, ये मेरा दोस्त है, अनंत। मैंने इसके बारे में बताया था ना? काव्या ने कहा। पर उसने मेरे बारे में क्या बताया होगा? हर बार की तरह ये भी मेरी समझ से बाहर था। अनंत, ये है मेरी दादी। हम यहाँ रहते हैं, सबसे अलग, सबसे दूर। आओ तुम्हें घर दिखाती हूँ। काव्या बहुत खुश थी। उसने अपना ब्लेजर निकाल कर फेंक दिया। वो मुझे अपना पूरा घर दिखाने लगी। 4 कमरों का रूम, जिसे हरे और आसमानी रंगों से नहलाया गया था। चारों तरफ फूलों के गमले, डाइनिंग रूम में लटकता झूमर, चमकता हुआ फर्श, गद्देदार बिस्तर। थोड़ी देर बाद दादी जी चिल्लाने लगी। अरे, इसे पहले कुछ खिलाओ, इतनी दूर से आया है। हाँ दादी, अभी आई। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, फिर कुछ खाते हैं। सरिता आंटी बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनाती हैं। सरिता आंटी वहाँ काम करने वाली मेड थी। थोड़ी देर के बाद हम बाहर आए। काव्या को इतना खुश देखकर मेरी सारी भूख भी मर गई थी। सरिता आंटी ने सच में बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनाई थी।
मैंने पहला टुकड़ा खाया। काव्या ने अपने बीते सालों के बारे में बताया। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। मैं नहीं जानता था कि उसने ये सब कब कैसे किया। बस मैं खुश था कि वो मेरे सामने थी। और कैसा चल रहा है सब? तुम्हारा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा ना? जॉब मिली? और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? उसने सवालों पर सवाल करना शुरू किया, पर उसने आशी के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं उसकी पलकों को देख रहा था। मखमली पलकें, वो बिल्कुल आशी की तरह थी। हाँ, मैं लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ओह ग्रेट। अच्छा, पहले तुम अपना मोबाइल नंबर दो। उसने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा मेरा फ़ोन खो गया, मैंने कहा। क्या? कैसे? उसने हैरान होते हुए कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये लो, शर्ट पहन लो, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, दादी जी ने शर्ट देते हुए कहा। मैंने काव्या की ओर देखा। ये उसका शर्ट था। मैं एक लड़की का शर्ट कैसे पहन सकता हूँ? वो हंसने लगी। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए पहन लो, तब तक तुम्हारी शर्ट सूख जाएगी। मैंने उसका शर्ट उठाया, पर मैं उसके सामने कैसे बदल सकता था? ओह सॉरी, मैं पीछे घूम जाती हूँ। मैंने अपनी शर्ट चेंज की। दादी जी ने मेरा शर्ट धुलने के लिए दे दिया। तुम मुंबई से आ रहे हो? उसके हाथ में मेरा टिकट था। मेरा झूठ पकड़ा गया। मैंने हामी भर दी। क्यों? उसने भौहें तान ली। अब मेरे पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने आशी से हुए झगड़े के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। वो पूरी तरह से हैरान थी, पर उसने कुछ नहीं बोला। सॉरी, उसने नीचे देखते हुए कहा। शायद ये मेरे लेटर की वजह से हुआ। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने कहा। तो अब क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। मैं उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। उसे मेरे प्यार पर कोई भरोसा ही नहीं है। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट तुम मिल गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ओ शिट, अनंत, आई हैव टू गो। कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं भूल गई। मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलती हूँ। उसने अपना ब्लेजर उठाया, दादी जी को गले लगाया और फिर वहाँ से तेजी से निकल गई। मेरे साथ साथ दादी जी भी उसके अचानक इस बर्ताव से आश्चर्यचकित थी। दादी जी उसके एक्सीडेंट के बाद उसके पापा ने उसे घर से निकलने में मना कर दिया। वो खेलना चाहती थी, खुद के लिए, अपने देश के लिए, पर उसके पापा नहीं चाहते थे। काव्या ने खेलना जारी रखा। एक दिन किसी लड़के ने काव्या के बारे में गलत अफवाह फैला दी कि इसका किसी लड़के के साथ गलत रिश्ता है, जिसके लिए उसके पापा ने उसे थप्पड़ मारा। काव्या ने घर छोड़ दिया। कुछ महीने बाद खबर आई कि वो यहाँ हिमाचल में अच्छी जॉब कर रही है और अभी पिछले महीने ही उसने यहाँ रहने के लिए बुला लिया। थोड़ी जिद्दी है, उसे जो करना है करती है। उसे जो चाहिए उसे चाहे जैसे ले लेती है। काव्या अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। करीब 2 घंटे बाद मैंने बाहर कार की आवाज़ सुनी। मैं गेट तक आया। मैं उसके स्ट्रगल से भावुक हो गया था। उसने बहुत सारे कष्ट झेले। इस बारे में मैं उसे ज़रूर गले लगाऊंगा, मैंने मन में सोचा। मैं गेट पर खड़ा बेसब्री से काव्या के उतरने का इंतज़ार करने लगा। वो अपनी कार की पिछली सीट से उतरी। उस ब्लेज़र में वो वाकई मैनेजर लग रही थी। उसकी दूसरी तरफ से एक लड़का उतरा। उसने फॉर्मल पैंट और वाइट शर्ट पहन रखा था। वो तकरीबन 6 फुट का रहा होगा। काव्या ने मुझे एक गहरी स्माइल पास की। सॉरी, लेट हो गया, उसने मेरी नज़दीक पहुंचते ही कहा। इट्स ओके, मैंने कहा। सो सिद्धार्थ, ही इज़ माई ओल्ड कॉलेज फ्रेंड अनंत। हेलो। सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड अनंत, ही इज़ माई फियोंसे, सिद्धार्थ खन्ना। वो अभी भी अपना हाथ आगे बढ़ाए मेरे इंतज़ार में था। मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ पल तक मैं वहीं खड़ा रहा।
अंदर तो चलो सेठ, कि सारी बातें यहीं करोगे? काव्या ने उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। और कैसे आना हुआ? सिद्धार्थ ने पानी से भरा ग्लास उठाते हुए कहा। मैं उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। बस कुछ काम था, किसी से कुछ सवाल करने थे। मैंने काव्या की ओर देखा। वो सिद्धार्थ के काफी करीब थी। हो भी क्यों ना, वो उसका मंगेतर जो है। वो खुश लग रही थी, और मेरा तो पसंदीदा काम ही है लोगों को खुश देखना। पर काव्या ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? क्या मेरे लिए उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं? तो जवाब मिला उन सवालों का? सिद्धार्थ ने पूछा। मैंने काव्या की ओर देखा। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। हाँ, मिल गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी अनंत, मैं तुम्हें सीट के बारे में बताना भूल गई थी। जब मैं पहली बार यहाँ आई तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिड तब मेरा बॉस था, और इसने पहले ही दिन काम को लेकर मुझे डांट लगाई थी। काव्या ने सफाई देते हुए कहा। पर अब ये मेरी बॉस है, अब डांट सुनना मेरा काम। सिड ने एक प्रोफेशनल जोक मारा। शायद ये जोक उस पर सूट भी कर रहा था। पर काव्या इतनी जल्दी शादी करना क्यों चाहती है? वो तो हमेशा से अकेली रहना चाहती थी। उसे तो लड़कों से विश्वास उठ गया था। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे परमिशन के बगैर वो किसी को डेट भी नहीं करेगी। पर शायद सिर्फ जैसा लड़का, जिसके पास एक अच्छी बॉडी और एजुकेटेड हो, खुद की कंपनी हो, तो उसके लिए किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसी भी लड़की के लिए सिर्फ जैसा लड़का बेस्ट होगा। क्या हुआ अनंत? काव्या बता रही थी कि तुम्हें कुछ पूछना है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो तुम जैसे गधे से शादी क्यों कर रही है? हाँ, ट्रेन के बारे में पूछना था। मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है। मुझे कल ही किसी तरह लखनऊ रिपोर्ट करना है। दिस इज नॉट फेयर यार, अभी तो आए हो और इतनी जल्दी। काव्या, तुम कुछ समझाओ ना, सिड ने कहा। काव्या ने कुछ नहीं बोला। शायद वो जानती थी कि उसके समझाने का अब मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका था। मैं अब काव्या से कुछ नहीं पूछना चाहता था। मैं इरिटेटिंग था, इसलिए सब मुझसे दूर हो गए, और मुझे भी अब उनकी खुशहाल जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं था। मैं सोफे से उठ गया। सिड मेरे साथ गेट तक आया। काव्या उसके पीछे थी। यार आते रहना, और हाँ, इस बार टाइम लेकर आना, सिड ने कहा। मैंने आखिरी बार काव्या की ओर देखा। उसकी निगाहें मुझसे मिली। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। ना तो वो मुझसे प्यार करती है, और ना ही उसने मुझसे कोई वादा किया था। उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते की वजह से मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ क्यों लग रहा है? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस आशी से प्यार करता हूँ। पर ये कौन सी फीलिंग है जो मुझे काव्या के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है? मैं उसे सिद्धार्थ या किसी भी लड़के के साथ नहीं देखना चाहता था। पर मेरे चाहने से क्या होता? सच मेरे सामने था। वेल वेल वेल, कहानी को यहीं विराम देते हैं। कहानी बिल्कुल अंतिम मोड़ पर है, और यही अंतिम मोड़ पर इस कहानी ने कई सारे चेंजेस, कई सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। आगे क्या होता है, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा अगला एपिसोड।